दोस्तों, ये कहानी 150 आयरिश फौजियों की है जो एक मिशन को पूरा करने अफ्रीका के कांगो देश जाते हैं, लेकिन यहाँ मौजूद 3000 अलगाववादी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में यह लोग कैसे जिंदा रहते हैं और कैसे मिशन को पूरा करते हैं, जानेंगे आगे की कहानी में। तो कहानी की शुरुआत सन 1961 से होती है, जब कांगो देश का एक राज्य खुद को अलग देश घोषित करने की मांग कर रहा था। जब वहाँ की सरकार उनकी बातें नहीं मानती, तो वहाँ गृह युद्ध छिड़ जाता है। जब प्राइम मिनिस्टर पैट्रिक लोवा का काफिला शहर से गुजरता है, तो कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें बंदी बना लिया जाता है, जिसके बाद जनरल टी सोमे प्राइम मिनिस्टर का मर्डर करवा देता है। जब यह खबर यूनाइटेड नेशन को पता चलती है, तो कॉनर यूएन हेड क्वार्टर में आवाज़ उठाता है और कुछ आयरिश सोल्जर्स को कैथंग भेजने की बात रखता है, ताकि वह लोग वहां जाकर शांति कायम कर सकें। उसी समय हम एक बार में कुछ आयरिश सोल्जर्स को देखते हैं, जिनका कमांडिंग ऑफिसर पेट क्विलन है। यहाँ सब लोग युद्ध के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन इन्होंने आज तक कोई भी जंग नहीं लड़ी है। फिर क्विलन घर जाकर अपनी पत्नी से मिलता है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है और क्विनलैन को जदोबिले जाने का ऑर्डर मिलता है। अब अगली सुबह क्विनलैन अपनी कंपनी के साथ मिलिट्री एयरबेस पहुंच जाता है, जहां वह सभी सोल्जर्स को बताता है कि हमें कांगो देश जाने का ऑर्डर मिला है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। हालांकि हम में से पहले भी कुछ आयरिश सोल्जर्स शांति दूर बनकर वहां गए थे, लेकिन उनमें से 9 को अपनी जान गंवानी पड़ी। यानी कि यह मिशन हमारे लिए आसान नहीं है। फिर मिशन पर जाने से पहले सभी सोल्जर्स को इंजेक्शन दिया जाता है और उनके परिवार वाले बेस पर उनसे मिलने आते हैं। वहीं हम टीसोमे को देखते हैं, जो कैथंग को अलग करवा कर वहाँ का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, क्योंकि कैथंग में दुनिया का सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है, जिसकी काला बाजारी वह विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर करता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर लुभाबा ने सभी कंपनियों को नेशनलाइज कर दिया था, ताकि उनके देश की कोई भी चीज़ बाहर ना जा पाए। इसीलिए टीसोमे ने पीएम को मरवा दिया और अब वह कैथंग को नया देश बनाने की मांग कर रहा है। उधर यूएन सेक्रेटरी जनरल कॉनर से मिलते हैं। वह कहते हैं कि इस समय पूरी दुनिया की नज़र अफ्रीका पर है, इसीलिए तुम्हें कांगो जाकर जनरल टी सोबे पर नज़र रखनी चाहिए। अगर इस गृह युद्ध को रोकने में हम सफल हुए, तो इसका सारा क्रेडिट हमें मिलेगा और पूरी दुनिया हमारी वाहवाही करेगी। वहीं जनरल टी सोमे किसी माइनिंग कंपनी के मालिक से बात करता है और बताता है कि यूएन ने कैथंग में फिर से कुछ पीसमेकर्स को भेज दिया है। अगर हमने उन्हें नहीं रोका, तो तुम्हें यूरेनियम और बाकी मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे। जिसके बाद वह शख्स कहता है कि मैं अपने 1000 सैनिक कैथंग भेज रहा हूँ, जो कंपनी के सिक्योरिटी ऑफिसर बनकर काम करेंगे, लेकिन वो लोग तुम्हारे ऑर्डर्स को ही फॉलो करेंगे। उधर कॉर्नर भी कैथंगा पहुँच जाता है, जहाँ उसका स्वागत एक भारतीय जनरल राजा द्वारा किया जाता है। कॉर्नर कहता है कि टीसोमे ने सभी सरकारी बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए हमारा सबसे पहला काम उन बिल्डिंग्स को खाली करवाना होगा। वहीं सभी आयरिश सोल्जर्स जदुतबिले पहुंच जाते हैं। यहां पहुंचकर क्विलन देखता है कि इनके कंपाउंड के चारों तरफ का एरिया खुला हुआ है, जो सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए अगली सुबह क्वीनलैंड कंपाउंड के चारों तरफ एक खाई खुदा देता है, ताकि यह लोग आने वाले खतरों का सामना कर सकें। तभी उनकी नज़र एक अफ्रीकन सिपाही पर जाती है, जो दूर से उन पर नज़र बनाए हुए था, लेकिन क्विनलैंड उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर क्विनलैंड किचन में जाकर देखता है कि सोल्जर्स के लिए यहाँ राशन नहीं है, जिसके बाद यह लोग खाने पीने का सामान लेने पास के टाउन में जाते हैं। तभी कूनलन स्टोर के मालिक से पूछता है कि यहाँ सबसे अच्छा बार कहाँ है। स्टोर का मालिक बताता है कि वह सड़क के उस पार है। तभी स्टोर में मौजूद एक महिला क्वीनलैंड से बात करती है और कहती है कि इस जगह के लोग तुम्हारे यहाँ आने से खुश नहीं हैं, क्योंकि यहाँ के लोग माइनिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर लुभाबा ने सारी कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ के सभी लोग काफ़ी नाराज़ हैं। क्वीनलैंड कहता है कि हम यहाँ लोगों से लड़ने नहीं, बल्कि उनके बीच शांति कायम करने आए हैं। फिर क्वीनलैंड अपने 2 साथियों के साथ एक बार में जाता है, जहाँ कुछ फ्रेंच मर्सेनरीज बैठकर शराब पी रहे थे। दरअसल यह वही सोल्जर्स हैं जिन्हें माइनिंग कंपनी के द्वारा हायर किया गया है। तभी उनका लीडर फॉल्क क्विनलैंड को ड्रिंक ऑफर करता है और पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। क्वीनलैंड बताता है कि हम यहाँ के लोकल्स को प्रोटेक्ट करने आए हैं। ये सुनकर सभी सैनिक हंसने लगते हैं और फॉल्क,
यह कहकर चिढ़ाने लगता है कि आज तक आयरिश लोगों ने किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया है और ना ही कोई जंग जीती है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ के लोकल्स को प्रोटेक्ट कर पाओगे। फिर क्विनलैन भी ईंट का जवाब पत्थर से देता है और कहता है कि मैंने सुना था कि जर्मन ने केवल 2 हफ्ते में ही पूरे पर कब्जा कर लिया था। फिर यह लोग अपना राशन पानी लेकर बेस पर लौटते हैं। तभी कुल्लन कहता है कि मुझे अपने परिवार से बात करनी है, जिसके बाद यह लोग बेस के नज़दीक बने एक घर में जाते हैं। फिर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो क्विनलैन देखता है कि यह वही महिला है जो उसे स्टोर में मिली थी। फिर वह फ़ोन इस्तेमाल करने की परमिशन मांगता है। ये महिला उसे अलाव कर देती है। फिर वह अपने परिवार से बात करता है, जिसके बाद यह महिला बताती है कि मेरा नाम ला फंग गैंग है और मेरे पति भी यहाँ माइनिंग कंपनी में काम करते थे, लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी है। ला फंगे बताती है कि जदो बिल्ले में दुनिया का सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है, इसीलिए यहाँ के पॉलिटिशियन लोगों को जंग के लिए भड़का रहे हैं। अब क्वीनलैंड को समझ आ जाता है कि उसे बार में जो फ्रेंच सैनिक मिले थे वो कोई सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं है, बल्कि वो लोग यहाँ जंग लड़ने आए हैं। जिसके बाद क्विलन अपने एक साथी को कॉर्नर के पास भेजता है ताकि वह उन मर्सनरीज के बारे में इंफॉर्मेशन कॉर्नर से मिलता है और बताता है कि यहाँ बहुत सारे फ्रेंच सिपाही आए हैं जो कंपनीज की तरफ से कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए हमें और सोल्जर्स की ज़रूरत है। लेकिन कॉर्नर को लगता है कि वो लोग यहाँ कंपनीज के सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, इसीलिए आयरिश सोल्जर्स को उनसे कोई खतरा नहीं है। जिसके बाद सार्जेंट वापस आकर क्विलन को रिपोर्ट करता है, लेकिन क्लन को शक था कि फ्रेंच सोल्जर्स ज़रूर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। अब अगली सुबह कॉर्नर जनरल राजा से मिलता है, जो बताता है कि सरकारी इमारतों को खाली करवाते समय 30 मासूम लोगों की जान चली गई। इस बात से कॉर्नर काफ़ी नाराज़ होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि यह बात किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जानी चाहिए। वहीं जब आयरिश सोल्जर्स चर्च में प्रार्थना कर रहे थे, तभी उनका स्नाइपर देखता है कि कुछ फ्रेंच सोल्जर्स हमला करने के लिए उनकी तरफ आ रहे हैं। फिर वह बेल पर निशाना लगाकर सभी को अलर्ट करता है और सभी सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। कुनलेन देखता है कि दुश्मन सिपाहियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वह अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट देता है और अलग अलग पोजीशन से हमला करवाता है। वहीं दूसरी तरफ फॉल्केस को लगता है कि सभी आयरिश सोल्जर्स नौसखिए हैं। उन्होंने आज से पहले कोई जंग नहीं लड़ी है, इसीलिए वह उन्हें आसानी से हरा सकता है। लेकिन कुल्लेन अपने सोल्जर्स का इस्तेमाल अच्छे से करता है और फॉल्क को मूंगी खानी पड़ती है। इस लड़ाई में फॉल्क के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं, जिसके बाद वह मैदान छोड़कर भाग खड़ा होता है। वहीं क्विनलैन कॉर्नर से संपर्क करता है और बताता है कि टी सोमे के लगभग 1500 लोगों ने हम पर हमला किया है। उनकी तादाद हमसे बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें और सिपाहियों की ज़रूरत है। कॉर्नर कहता है कि हमारे बाकी सिपाही इस समय ऑपरेशन मदर पर हैं, इसीलिए तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। तभी सार्जेंट बताता है कि हमारे पास केवल 13,000 ही गोलियां बची हैं, जो जंग लड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। तभी कुल्लेन देखता है कि फॉलकास और उसके सिपाही दोबारा हमला करने वापस आ गए हैं। इस बार उनके साथ वाइट कोट पहने हुए एक शख्स भी था, जो किसी माइनिंग कंपनी का मालिक लग रहा था। इस बार भी कुल्लेन के सिपाही उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तभी कुल्लन अपने स्नाइपर से उस वाइट कोट वाले आदमी को शूट करवा देता है, जिसके मरते ही फायरिंग बंद हो जाती है। फिर फॉल्क एक वाइट फ्लैग दिखाते हुए बेस की तरफ बढ़ता है, जिसका मतलब था कि वह क्विनलैन से बात करना चाहता है। जिसके बाद क्विनलैन भी वाइट फ्लैग के साथ आगे बढ़ता है। तभी फॉल्क कहता है कि तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए, हमारी तादाद तुमसे बहुत ज़्यादा है। क्विनलैन जवाब देता है कि यहाँ मरे पड़े सैनिकों में मेरा एक भी साथी नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि सरेंडर करने की ज़रूरत तुम्हें पड़ने वाली है। फिर फॉल्क कुछ समय के लिए लड़ाई बंद करने के लिए कहता है, ताकि वह यहाँ से मरे हुए और घायल सिपाहियों को ले जा सके। कुनलेन उसकी बात मान लेता है, लेकिन यह फॉल्क की एक चाल होती है। वह एम्बुलेंस के बहाने अपने कुछ लोगों को घास में छिपा देता है, लेकिन क्विनलैन के साथी उन पर नज़र बनाए हुए थे। लेकिन उनके एक्शन लेने से पहले ही फॉल्क्स के लोग उन पर हमला कर देते हैं, जिसके वजह से बेस पर अफरा तफरी मच जाती है और दुश्मन सिपाहियों को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। लेकिन आयरिश सिपाही भी इतनी आसानी से हार नहीं मानते। वह लोग दुश्मन सिपाहियों का डट कर सामना करते हैं और फॉल्क को एक बार फिर वापस भागना पड़ता है। अब शम होते ही कॉर्नर टी सोमे से मिलता है और उसे यह जंग रोकने के लिए कहता है
टीसोमे कहता है कि जब तक मुझे कैठंग का प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता, मेरे लोग नहीं रुकने वाले। फिर क्विलन यूएन हेडक्वार्टर बात करता है और उसे बताया जाता है कि कल सुबह उस तक मदद पहुंच जाएगी। तभी अचानक बेस पर एयर स्ट्राइक होती है और यहाँ बनी बिल्डिंग्स एक एक करके ढहने लगती हैं, लेकिन क्वीनलैंड और उसके साथी गोलियों के बग से बचाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर अगली सुबह यह लोग देखते हैं कि उनके खाने पीने के सभी रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, जिसके बाद क्वीनलैंड हेडक्वार्टर बात करता है और उसे बताया जाता है कि 30 सिपाही जो उसकी मदद के लिए आ रहे थे, उन्हें ब्रिज पर घेर लिया गया है, इसीलिए वो लोग तुम्हारी मदद के लिए नहीं पहुंच पाएंगे। यह सुनकर क्विलन और ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर हमें मदद नहीं मिल पाई तो मेरे सभी साथी मारे जाएंगे। दूसरी तरफ अलगाववादी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लोग फिर से बेस पर हमला कर देते हैं और जंग एक बार फिर शुरू हो जाती है, लेकिन आयरिश सोल्जर्स की गोलियां जल्दी ही ख़त्म होने लगती हैं। फिर उसी समय में एक फाइटर जेट उन पर बमबार्डियन लैन के साथ ही ज़ख्मी हो जाते हैं। फिर जैसे तैसे करके यह लोग उन्हें बाहर निकालते हैं, लेकिन अच्छी बात यह थी कि अभी तक सभी सोल्जर्स जिंदा थे। तभी एक फ्रेंच सैनिक क्विलन पर गोली चला देता है जो उसके कंधे पर लगती है, लेकिन उसकी जान किसी तरह बच गई थी। वहीं यूएन सेक्रेटरी टीसोबे से मिलने के लिए कोंगो रवाना होता है, लेकिन बीच रास्ते में ही उनके प्लान को क्रैश कर दिया जाता है और इसलिए में यूएन सेक्रेटरी की मौत हो जाती है। उधर बेस पर एक चॉपर घायल साथियों को ले जाने आता है, जिसके लैंड होने से पहले ही फाइटर जेट उस पर हमला कर देता है। फिर क्लन उसे कवर देने के लिए मशीन गन से फायर करता है और फाइनली यह लोग हेलीकॉप्टर को लैंड करवाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर कुछ घायल सोल्जर्स को चॉपर में बिठाया जाता है, लेकिन चॉपर के टेक ऑफ करते ही अलगाववादी उस पर हमला कर देते हैं और उसके अंदर बैठे 2 घायल सिपाही कुछ मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरते हैं। हालांकि चॉपर के क्रैश होने से पहले क्विनलैन उन्हें बचा लेता है। अब क्विनलैन बार बार जनरल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिलता। फिर यह लोग देखते हैं कि मर्सनरीज फिर से वापस लौट आए हैं और इस बार उनकी तादाद पहले से काफ़ी ज़्यादा है, जबकि आयरिश सोल्जर्स का गोला बारूद लगभग ख़त्म हो चुका था। ये देखकर सभी सिपाही डर जाते हैं। फिर क्विनलैन को एक प्लान सूझता है। वह ज़मीन पर बिखरे पड़े बुलेट्स के खोखों को इकट्ठा करवाता है और उन्हें एक्सप्लोसिव के बीच में रखकर बेस के चारों तरफ रखवा देता है। फिर यह लोग बची हुई आखिरी गोली तक उनका सामना करते हैं। फिर जैसे ही दुश्मन सिपाही नज़दीक आते हैं तो क्विनलैन का इशारा मिलते ही यहाँ एक बड़ा धमाका होता है, जिसमें बहुत सारे मर्सनरीज मारे जाते हैं। जिसके बाद ये लोग दुश्मन का हथियार लूटकर उन पर ही गोलियां चलाते हैं। लेकिन अब फॉल्क ने कंपाउंड को चारों तरफ से घेर लिया था। उसके लोग अंधाधुंध फायर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी वह फाइटर जेट वापस से बेस पर हमला कर देता है और सभी आयरिश सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर छिप जाते हैं। अब सभी सिपाहियों की गोलियां भी लगभग खत्म हो चुकी थीं। तभी क्विलन को फॉल्किस की आवाज़ सुनाई देती है, जो कह रहा था कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सरेंडर कर दो। लेकिन कुल्लेन का एक भी साथी सरेंडर करने के लिए राजी नहीं था। यह देखकर कुल्लन को काफ़ी गर्व होता है, लेकिन वह जानता था कि बिना गोलियों के जंग लड़ना बेवकूफ़ी होगी। इसीलिए वह जाकर फॉल्क से मिलता है और उसके सामने खुद को सरेंडर कर देता है, जिसके बाद सभी आयरिश सिपाहियों को कैठंग जेल में ले जाया जाता है, जहां यह लोग 1 महीने तक बंद रहते हैं और इन्हें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन आयरिश सरकार इन्हें प्रिजनर एक्सचेंज डील के तहत आयरलैंड वापस बुला लेती है, लेकिन एयरपोर्ट पर इनके स्वागत के लिए कोई नहीं आया था। तभी क्वीनलैंड जनरल से कहता है कि मेरे सभी सिपाही मेडल पाने के हकदार हैं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी बहादुरी दिखाई है। जनरल बताता है कि तुम्हारे सरेंडर करने से यूएन खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि तुमने सरेंडर करके कायरता दिखाई है, इसीलिए तुम्हारे सभी सोल्जर्स का कोर्ट मार्शल किया जाएगा। यह सुनकर क्वीनलैंड को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अगर तुम लोग वहाँ मदद पहुँचा देते तो शायद हमें सरेंडर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर वह जनरल को एक ज़ोरदार पंच मारता है और कॉर्नर भी यह सब देख रहा था, लेकिन क्विनलैंड के साथियों को उस पर गर्व था और वो लोग उसे सल्यूट करते हैं, क्योंकि आज उसकी वजह से यह सब लोग जिंदा हैं। क्विनलैंड भी यह देखकर काफ़ी प्राउड फील कर रहा था। फिर जाकर वह अपनी पत्नी से मिलता है, जो बेसब्री से उसके आने का इंतज़ार कर रही थी, और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है।